नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर हेडिंग देख रहे हैं, महिलाओं एवं बालकों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानून। हम आज इस लेक्चर सीरीज़ में यहाँ से शुरू करेंगे राजस्थान पुलिस एग्ज़ामिनेशन जो होने वाला है नवंबर में। इसमें सिलेबस में आपके 5 मार्क्स का ये टॉपिक, ये चैप्टर एक दिया हुआ है। इस चैप्टर में से सवाल 5 मार्क्स के सवाल आएंगे, मतलब कि आधा नंबर का एक सवाल है और 10 सवाल आपके बनेंगे। राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, ये एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में इस वाले चैप्टर से जो सिलेबस में स्पष्ट रूप से दे रखा है, अगर आप राजस्थान पुलिस का सिलेबस चेक करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि यहाँ से इस चैप्टर से, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 10 MCQ सवाल मिलेंगे और वो कंफर्म है। यानी कि इस चैप्टर से 5 सवाल आना 100% गारंटीड है, क्योंकि चैप्टर है सिलेबस में, अलग से एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ करके जाओगे तो संभावना बनेगी कि वो आपके 5 मार्क्स जो है वो शायद चले जाए। तो इस चैप्टर को मैं ऐसा सोचता हूँ, एक वकील होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, थोड़ा जो कानूनी इसमें चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें संबंधित कानूनों के बारे में भी बताया गया है और महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित कानून किस तरह की बात करता है, कौन से कानून के माध्यम से उनको संरक्षण मिला हुआ है, इन चीज़ों को अपन ये 5 नंबर, कई विद्यार्थियों की मेरे से रिक्वेस्ट थी कि सर इस पर 2-3 वीडियो बना दीजिए ताकि वो 5 नंबर आपके, 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएं, सुरक्षित हो जाएं। और कंपटीशन के युग में एक एक नंबर, जहां आधा आधा मार्क्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वहाँ ये 5 मार्क्स आपको एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, बैठे बिठाए मिल रहे हैं, बोनस अंक है ये मान लीजिए। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स दिलाना मेरी गारंटी है। आप जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ इस पर, इस वाले चैप्टर पर, उसको अच्छे से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और उसको मैं आपको साथ साथ में इससे सवाल कैसे आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बोर्ड पर लिखाता जाऊंगा। आप अपनी कॉपी में इनको एज इट इज़ उतारते जाएं और अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, वहाँ पर आप कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात ये आती है कि बाकी चीज़ें तो अपन पढ़ लेंगे भाई, राजस्थान का जीके आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति जो भी है वो तो आप पढ़ लेंगे। इंडिया के संबंध में जो आएगा उसको वहाँ से आप पढ़ लेंगे। रीजनिंग का जो पोर्शन आएगा उसे आप पढ़ लेंगे। बाकी चीज़ें आपको पता है, पढ़ लेंगे। इसको पढ़ना कहाँ से है, ये कहाँ से पढ़ना है, तो इसके लिए आपका जो पुलिस विभाग है उसने आपको किसी गफलत में नहीं रखा है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मेजर पोर्शन जो है वो हमारी वेबसाइट पर, जो एक डाउनलोड पोर्शन पड़ा है PDF का, हमने उसको अवेलेबल करवाया। तो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में साइट पर, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, जिस साइट से आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और जिस साइट से आपने सिलेबस डाउनलोड किया है, उसी वेबसाइट पर आपको ये 28 पेज का इसका सिलेबस है, इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ करके, ये 28 पेज हैं A4 साइज़ के, में तो बड़ा हो जाएगा ये, बाकी 1 पेज 2 पेज से करके 28 पेज है। तो ये 28 पेजों में आपको ये 5 मार्क्स कंफर्म मिलने हैं, 100% मिलने हैं। अगर आप मान लो कोई हिस्ट्री की किताब निकाल करके उस हिस्ट्री की किताब के 28 पेज पढ़ो तो कोई गारंटी नहीं है कि उस 28 पेज में से 10 सवाल आएंगे ही आएंगे। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी का, इंडिया की हिस्ट्री का, या इंडिया के पॉलिटी का दूसरे किसी पोर्शन से अगर आप कोई 28 पेजों को पढ़ो, 5 दिन 6 दिन जितना भी लगे आपको, उन 28 दिन से, उन 28 पेजों से आपको 5 मार्क्स मिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ इन 28 पेजों को पढ़ने से आपको 10 सवाल, मतलब 5 मार्क्स मिलने की एक गारंटी मिलती है। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक तरह से बोनस की तरह है। 28 पन्ने हैं, इनको अच्छे से समझना है और जो इनसे सवाल बनते हैं उन सवालों को मैं आपके सामने बाहर निकाल करके आपको लिखवाता जाऊंगा। आप उनको कॉपी में उतारते जाइए और अपने एक एक मार्क्स जो है, एक एक सवाल है, उनको कंफर्म करते जाइए। ठीक है, तो अपन
इसी को पढ़ेंगे, इससे बाहर नहीं पढ़ेंगे। एक दो चीज़ें बाहर में आपको समझाने के लायक होगी तो बताता जाऊंगा। बाकी अपन इन 28 पेजों के इस प्रिंट आउट को, जो आपका ऑफिशियली जो सिलेबस है उसी वेबसाइट पर दिया हुआ है, और विभाग ने भी अपने सिलेबस में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी वेबसाइट पर जो पड़ा हुआ है, जो हमने पोर्शन PDF के रूप में दिया है, उसी में से पूछेंगे। तो आपको भी इसी को पढ़ना और हम भी सवाल इसी में से निकालेंगे। ठीक है, तो आपको रूपरेखा समझ में आ गई कि क्यों आज मैं अचानक से राजस्थान पुलिस की क्लास लेकर के आया। ये 5 नंबर आपको मैं चाहूँ कि सिक्योर करा दूँ। मेरे कुछ विद्यार्थी मेरे कोचिंग के हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और लाजमी भी बनता है कि उनके ये 5 मार्क्स अपन सिक्योर करवाएं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से देखते रहें। तो हम इसको आज की क्लास से शुरू करते हैं। पहले अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि क्या होता है, और धीरे धीरे मैं आपको, पहले तो मैं समझाऊंगा, फिर उस बात को मैं आपको सवाल बना करके यहाँ पर लिखूंगा। आप सवाल एक एक सवाल करते उसको लिखते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि अपराध होता क्या है ना। सवाल हो सकता है अपराध के बारे में ना पूछे, पर कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो एक पहला सिद्धांत जो मेरी हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी हेडिंग पढ़े, उस हेडिंग का मतलब, उसके शब्दों का एक बेसिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। इस लाइन में महिलाएं लिखी हुई है तो आपको पता ही है कोई इसकी क्या डेफिनेशन देनी है। बालक लिखे हुए तो आपको दिक्कत नहीं है। कानून का मतलब आप जानते हो, संबंधित का मतलब आप जानते हो, अपराध का मतलब भी आप जानते ही हो, पर फिर भी थोड़ा सा कानूनी नज़रिए से अपने को समझना। ठीक है, तो अपराध क्या है? जानबूझकर किया गया ऐसा कोई कृत्य, जानबूझकर किसी के प्रति किया गया ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई कार्य जो समाज की नज़रों में गलत हो, और जो समाज की नज़रों में गलत हो और उसे किसी कानून के द्वारा दंडित किया गया हो। ठीक है, अब अपराध की परिभाषा क्या बनेगी? सीधे आप अपने कोई जो एक्ट होता है उसकी लैंग्वेज नहीं उतारनी, अपने को साधारण सी बात करनी है। जानबूझकर किया गया कोई कृत्य, जानबूझकर किया गया कोई कृत्य जो किसी व्यक्ति या समूह, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, को हानि पहुंचाए तथा समाज की नज़रों में मान्य, या फिर आपको होगी समाज की नज़रों में नैतिक रूप से वो गलत हो। समाज की नज़रों में, आप देसी भाषा में गलत लिख लो, है ना, गलत, खराब। तो समाज की नज़रों में अमान्य हो तथा कानून के द्वारा भी दंडित हो, तो ये जो है, इसे आप क्या कहोगे? ये बनेगा अपराध। ये क्या बनेगा? अपराध। देखो अपराध में क्या क्या चीजें, देखो एक तो जानबूझकर शब्द आया, किसमें आपके इंटेंशन होना चाहिए। आपको किसी के प्रति कुछ करने के लिए अगर आपको उसको हानि पहुंचानी है तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक इंटेंशन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को हानि पहुंचाऊं। जानबूझकर, आप समझ रहे बातों को? जानबूझकर किया गया कोई कृत्य मतलब कोई कार्य, किसी व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति उनको हानि पहुंचाए, चोट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए जानबूझकर, और वो क्या हो? समाज की नजरों में गलत हो, समाज के नैतिक मानदंडों के विपरीत हो, मतलब समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जाता, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कानून के द्वारा भी दंडित हो या प्रतिबंधित हो। ठीक है, ऐसा कोई काम जो
जानबूझकर किसी के प्रति किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जाए। और देखो पहली शर्त तो यह क्या हो गई, जानबूझकर, ठीक है। दूसरी क्या है, समाज की नजरों में गलत होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या है, कानून के द्वारा दंडित लिख लो या फिर यहां पर आप समझो प्रतिबंधित, तभी वो क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। अब अगर इसमें से कुछ भी मिस हो गया तो वो अपराध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज, ठीक है, दो लड़का लड़की अगर आपस में दो अलग अलग जाति के होते हैं, ठीक है, हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें आसपास, दो अलग अलग जाति के लड़का लड़की अगर वयस्क है, ठीक है, शादी के योग्य है, लड़का 22-23 साल का, लड़की 20-21 साल की है, वो अगर अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, ठीक है, तो वो अगर जानबूझकर हो गया, उनकी मर्जी से विवाह कर रहे हैं, वो अगर अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो हो सकता है कि उनके माता पिता को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। अब भाई होता है ना, तो लड़की घर से भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, तो उनकी फैमिली वाले जो होते हैं उनको तो दर्द होता है, उनको तो हानि होती है। और वो समाज की नज़रों में भी क्या होता है, होना नहीं चाहिए पर वो होता है, ठीक है। हमारा समाज उन चीज़ों को थोड़ा गलत मानता है। इंटरकास्ट मैरिज में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, वो समाज जल्दी से उसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हमको यह मालूम पड़ रहा है कि देखो समाज भी उसको मान्यता नहीं दे रहा है और वो किसी को हानि भी पहुंचा रहा है, और जानबूझकर तो है ही उनका विवाह, लेकिन वो कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, समाज स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है। माता पिता को दर्द पहुंच रहा है, उनको हानि हो रही है, उनका समाज में जो मान सम्मान है वो मानते हैं, कथित रूप से उनका मान सम्मान कम हो रहा है, लेकिन तीसरा जो विशेषता है वो पूरी नहीं हो रहा, ठीक है। तब वो क्या हो गया, अपराध नहीं, वो क्या है, अपराध नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस तरह की आप देख सकते हो, पर जनरली आप इतना डीप में आपको एलएलबी नहीं करना, इधर आपको साधारण जो है वो अपराध की परिभाषा इस तरीके से याद रखनी है। एग्जाम में मुझे लगता है यहाँ से नहीं आएगा, फिर भी आप अपराध की परिभाषा इस तरह से समझेंगे। अब अपन चलते हैं महिलाओं के संबंध में अपराध और उनके कानून। दो पार्ट बन जाएंगे इसके, एक तो बनेगा महिलाओं के संबंध में अपराध और दूसरा बच्चों के, बालकों के संबंध में अपराध। तो पहला पोर्शन अपन जो पकड़ेंगे वो होगा महिलाओं के संबंध में अपराध। पहला अपना हेडिंग क्या लगाओगे आप, महिलाओं के संबंध में अपराध तथा कानून, ठीक है। तो सबसे पहले अपन महिलाओं के संबंध में जो अपराध होते हैं और उनके संरक्षण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन से कानून भारत में हैं और उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, उनके अंदर क्या बातें कही गई है, उनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपराध को आपने देख ही लिया कि अपराध की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। महिलाओं के संबंध में अपराध क्या होता है, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा करना, उनके साथ मारपीट करना, बलात्कार करना, ठीक है, उनकी लज्जा भंग करना, दहेज हत्या करना, ऐसे बहुत सारे अपराध है ना जो महिलाओं को के खिलाफ होते हैं। तो वो हमसे कोई छुपे हुए नहीं है, तो वो सब चीज़ें अपने को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में उतना ही किया जाता है जितना हमको ज़रूरत होती है। अगर जिस चीज़ की वैल्यू कम है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बहुत तेज गति से चलता है, हमको काम की चीज़ें रखनी है। तो मैं यहाँ अपराध की व्याख्या करने या महिलाओं के संबंध में कौन कौन से अपराध होते हैं उनका जो कच्चा चिट्ठा अपने को यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाओं के प्रति पुरुषों की धारणा कैसी है, हमारे समाज की धारणा कैसी होती आई है, अब कितना सुधार हुआ है, वो चीज़ें हमको करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो सीधे सीधे किस पर जाएंगे, कानूनों पर जाएंगे, क्योंकि महिलाओं के संबंध में जो अपराध है ना, उनको आपसे कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, ठीक है। महिलाओं के संबंध में अपराध तो है, समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये सब आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम सीधे जाएंगे कानून पर। और जब भी आपको लाइफ में या किसी भी एग्जाम में, किसी भी मेंस लिखने का एग्जाम हो या फिर कोई एमसीक्यू का एग्जाम हो, जब भी आपको कोई कहे कि इस
पर्टिकुलर चीज़ के, इस पर्टिकुलर वस्तु के संबंध में, किसी भी मुद्दे के संबंध में आपसे कहे कि इसके संबंध में कानूनी प्रावधान क्या है, तो आपका पहला निशाना है वो भारतीय संविधान पर होना चाहिए कि उस मुद्दे पर भारत का संविधान क्या कोई प्रावधान बताता है। जो भी आपको नजर आए उनको आप एक बार मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो यहां पर मुद्दा क्या है, महिला है। तो महिलाओं के संबंध में हमारा संविधान किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से बात करता है, वो डायरेक्टली लिंक हो चाहे ना हो, पर कौन कौन से अनुच्छेद है जो कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के मुद्दों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन भारतीय संविधान कानून की, भाई संविधान भी तो कानूनी है, संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है, तो संविधान कानून खुद है ही। तो उस कानून में, संविधान में महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन सी बातें कही गई है, और सीधे सीधे आपको तो आर्टिकल याद करना है, कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से आर्टिकल कहे गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान, ठीक है, कभी कभी इसको 1950 भी लिखा होता था, घबराना मत। पहली बात, अनुच्छेद 15 जो है वो बात करता है अनुच्छेद 15 मूल अधिकारों के अंदर जो है ना, अनुच्छेद 15 मूल अधिकार जो है वहां पर बात की हुई है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रावधान, हमारी सरकारें कुछ आधारों पर जो है विभेद कर सकती है, महिलाओं के हित में कुछ प्रावधान बना सकती है, बच्चों के हित में कुछ प्रावधान बना सकती है। तो बच्चों वाली बात तो जब बालकों का पढ़ेंगे तब करेंगे, फिलहाल तो अपन महिलाओं पर कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए हमारे देश के संविधान में सबसे पहले बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 15 के रूप में की गई है। महिलाओं के लिए कल्याण, महिलाओं के बढ़ोतरी के लिए कुछ प्रावधान, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, जो नौकरियों में आरक्षण है, महिलाओं को जो उनका एडमिशन होता है कॉलेजेस में वहाँ पर आरक्षण है, जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं यहाँ पर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये काम क्या हो रहा है, महिलाओं को ऊपर उठाने की बात है, महिलाओं का कल्याण करने की बात है। तो सिंपल सी बात, अनुच्छेद 15 मूल अधिकार जो है ये महिला कल्याण के बारे में बात करता है। अब अनुच्छेद 15 क्या होता है पूरी रामायण में यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मेरे बाकी के जो वीडियोज हैं, या और आप जो जहाँ से आपने संविधान पढ़ा है उस आर्टिकल 15 को आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 ये बात करता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 क्या बात करता है, बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के का निषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, ये चीजें आप लिखते रहें। सवाल कौन सा बनेगा मैं इधर यहीं पर बताऊंगा आपको भी। ठीक है, तो महिलाओं के संबंध में कानूनों की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान है, और इस संविधान में कहाँ कहाँ महिलाओं के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 15 में, उसके बाद अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 15 आपको पता है मूल अधिकारों के संबंध में है, तो उसको पढ़ें। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्ग है उसमें अनुच्छेद 23 जो है वो क्या हेडिंग है उसकी, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार का मतलब क्या है, इंसानों की खरीद फरोख्त। मानव दुर्व्यापार मतलब क्या है, ऐसा व्यापार जो नहीं होना चाहिए, गंदा व्यापार, गलत व्यापार। ठीक है, तो मनुष्य की खरीद फरोख्त वाला, और हमको पता है हालांकि इसमें आदमी की भी खरीद फरोख्त हो सकती है, ऐसी नहीं कि महिलाओं की भी हो, पर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है, खरीद फरोख्त ज्यादा किसकी होती है, महिलाओं की और बच्चों की होती है। बड़े व्यक्ति की, एक आदमी की, अधेड़ उम्र के व्यक्ति की खरीद फरोख्त कम होती है, जबकि उसकी तुलना में छोटे बच्चे, लड़कियां और महिलाओं की खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है, और उन्हीं को
जानबूझकर कम पैसे पर या बिना पैसे पर बेगारी पर काम कराने का काम भी, उसमें भी महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो अनुच्छेद 23 जो है ना, ये निषेध करता है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के कल्याण की ही बात आती है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है एक और लिखना है, 3 ही प्रावधान करने हैं इससे, संविधान से। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। मैं उम्मीद करता हूं आपने मूल कर्तव्य पढ़े हैं। तो 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनमें एक मूल कर्तव्य ये भी है कि हमारे देश में हम सभी एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व की भावना बनाए रखें, भाईचारा, समरसता, एकता हमारे देश में बनाए रखें। और उसके आगे बाद में लिखा हुआ है महिलाओं के प्रति जो गलत प्रथाएं हैं, ठीक है, महिलाओं के प्रति जो गलत प्रथाएं हैं उनका त्याग करें। क्या लिखा हुआ है? महिलाओं के प्रति कुप्रथाओं का त्याग। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूं। अनुच्छेद 51A, ध्यान रखना, 51A मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य में एक कर्तव्य क्या लिखा हुआ है? महिलाओं के प्रति कुप्रथाओं का त्याग करें। मतलब महिलाओं के प्रति जो गलत प्रथाएं चली हुई है, जो गलत धारणाएं समाज में बनी हुई है प्राचीन समय से, उन प्रथाओं का हम त्याग करें। ये अनुच्छेद 51A हमें कहता है। तो आपको भारत के संविधान से 3 अनुच्छेद मिल जाएंगे जो महिलाओं के कल्याण के लिए बात करते हैं। ये तीनों आपको याद करने हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद महिला हितों के संबंध में बात करते हैं, महिला हितों के संबंध में प्रावधान करते हैं? तो सीधे से आपको याद करने हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 51A। क्या क्या बात करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो एक सवाल इधर से MCQ बन सकता है ना, और मैंने आपको बताया है जहां पर भी जोड़ा बने, जहां पर भी 3 बने, जहां पर भी 4 बने, तो समझ लेना वो किसी एग्जाम के लिए MCQ के सवाल बनने के लिए फेवरेट है। तो यहाँ पर 3 बन रहे हैं, मतलब MCQ बनाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया संविधान। इसके बाद अब अपनी असली जो है सवाल आपके, जहां से यहां से भी मुझे लगता नहीं यहां से भी सवाल आएगा। अब जो सवाल आने के चांसेस है वहां अपन पहुंचते हैं। अब देखते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, इसका टाइम होगा 1860। वर्ष क्या है इसका? 1800 पूछ लेगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता कब पारित किया गया? 1860। अंग्रेजी में इसका नाम है IPC। सुना होगा ना आपने, IPC, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, IPC, इंडियन पीनल कोड 1860, 1860। मैं अपने मन से कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं इस सिलेबस में जो चीज़ें दी गई है उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने एक एक करके बताता जाऊंगा, और जो सवाल यहाँ से निकलेंगे उन सवालों को मैं आपको करवाता जाऊंगा। तो भारतीय, अब मैं इसी को देख के आपको बताऊंगा ताकि विश्वास बना रहे कि मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा, इसी में से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, ये जो है, ये वैसे इसका काम क्या है? भारतीय दंड संहिता का काम क्या है? ये जितने भी अपराध है ना हमारे देश में होने वाले, जितने भी अपराध है, हत्या हो, बलात्कार हो, किसी के साथ मारपीट हो, किसी के साथ छेड़छाड़ हो, किसी के साथ किसी को पीटना हो, ठीक है, किसी का अपमान करना हो, कोई धोखाधड़ी हो, 420 हो, जो भी अपराध हमारे देश में घटित होते हैं उन अपराधों को परिभाषित करना, इसका काम क्या है? विभिन्न अपराधों को
इसलिए चाहिए विभिन्न अपराधों को परिभाषित करना, ठीक है, दंड यानी कि सजा व जुर्माना निर्धारित करना, ठीक है। जैसे मर्डर हो गया, हत्या, तो हत्या क्या होती है, मर्डर क्या होता है, उसकी परिभाषा कौन देगी, आईपीसी देगी, ठीक है। अगर मर्डर हो गया तो सजा कितनी मिलेगी, कौन बताएगा, आईपीसी बताएगा, ठीक है। मारपीट, सिंपल मारपीट क्या होती है, हत्या नहीं, मारपीट, केवल ऐसे ही मारपीट होना, वो अपराध, उसकी परिभाषा कौन देगा, आईपीसी देगा। मारपीट में चोट, जैसे आपने किसी को पीट दिया, ठीक है, तो उसकी सजा कितनी होगी, वो होगी। रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है, उसकी परिभाषा कौन देगा, आईपीसी। सजा कितनी होगी यह बताएगा आरपीसी, ठीक है। महिलाओं की लज्जा भंग, ठीक है, तो उसकी परिभाषा कौन देगा, आईपीसी। सजा कितनी होगी, आईपीसी। मतलब कि आईपीसी का काम क्या है, आईपीसी अपराध को परिभाषित करता है और उसकी सजा कितनी होगी ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो हमें बाकी के अपराधों को देखना नहीं है, यहां हमको कौन से अपराध की बात करनी है, जो महिलाओं के प्रति होंगे, जो महिलाओं के प्रति अपराध होंगे, उन्हीं अपराधों को हमें देखना है। तो भारतीय दंड संहिता में कौन कौन सी धाराएं महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित है, साधारण सी बात। तो हेडिंग लगा के लिखिए। अब मैं इसको शॉर्ट में आईपीसी लिखूंगा। आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं सीधा सवाल बनने के चांसेस है इधर से, ये वाला सीधा सवाल बन सकता है, ठीक है। तो आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित है, ठीक है। तो आपको एक एक करके याद कर लेनी है। 354, ठीक है, 354, उसके बाद में 354 ए, 354 बी, 354 सी, ये आपको याद करनी है। ये धाराएं जो होगी ये महिलाओं के प्रति अपराध की धाराएं आपको यहां पर याद करनी है, ठीक है। और 354 डी ये क्या होती है मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, पर यहां आपको सीधा सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन सी धाराएं या कौन सी धारा महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित है, तो आपको 354 वाली सीरीज जो है वो याद करनी है। 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको याद करनी है 376। 376 जो है ये बलात्कार वाली धारा है, ठीक है, ये भी लंबी जाएगी, ये 376 ए बी सी ऐसे चलेगी, तो वो आपको सारी की सारी इसमें याद करनी है। कल मैं लिखाऊंगा अगले लेक्चर में कि कौन सी धारा क्या परिभाषित कर, हालांकि उतना डीप पूछेगा नहीं, फिर अपने हल्का सा इंट्रो, कितनी सजा होती है, उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। एक आपको करनी है 498, 498, एक आपको करनी है 509, ठीक है। ये धाराएं जो है ये आपको याद करनी है, इनको ऐसे ही आपको रट्टा मार के याद कर लेना है ताकि एग्जाम में जब सीधा आ जाए तब गलत ना हो, ठीक है। और एक और बीच में यहां लिख लीजिए 304 बी। 304 बी जो है वो दहेज हत्या वाली है। 304 बी, एक 306 भी आएगी, या चाहो तो यहां लिख लो 306। 306 जो है ये भी इसी में आएगी, 304 बी, ये आपको याद रखनी है। इतनी धाराओं को आप आईपीसी के तहत याद रखोगे, ये आपको डायरेक्टली महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित धाराएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 354 याद कर लो, ठीक है, फिर 304 याद कर लो, 306 याद कर लो, 376, ठीक है, 498, 509 और ये 306, ये धाराएं आपको याद करनी है। 354 में आपको ए बी सी डी आगे तक याद करनी है, ठीक है। तो
तो इस लेक्चर में अपन शायद आधा घंटा हो गया, इसकी इतनी लिमिट है मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग की, तो ये आप इनको याद करेंगे। अगले लेक्चर में अपन और पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि दहेज क्या है, दहेज की परिभाषा क्या होती है, ये भी आपके इसके अंदर चैप्टर है दहेज का। तो दहेज की परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी, दहेज के प्रावधान क्या होती है, वो सारी चीज़ें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।